स्टूडेंट, अब तक हम लोगों ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशंस के बारे में देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन मिराज हो सकता है, लूमिंग हो सकता है, डायमंड जो है चमकता है वो TIR के कारण ही, फिश का वाटर के अंदर से जो विजुअल रीजन होता है उसको हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार पोरो प्रिज्म का यूज करके हम लोग रे को डेविएट करते हैं, और उसमें भी हम लोगों ने TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल का यूज किया था। अब हम लोग रिफ्रैक्शन को कर्व सरफेस के माध्यम से देखेंगे कि अगर कर्व सरफेस आप लोगों को आपके सामने मिलता है तो उसे किस प्रकार से हम लोग रिफ्रैक्ट करा सकते हैं रे को उस मीडियम से, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि अगर कोई प्लेन सरफेस में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका एपेरेंट डेप्थ या एपेरेंट हाइट अलग हो जाता है एक्चुअल हाइट से या एक्चुअल डेप्थ से। उसी प्रकार कर्व सरफेस से भी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होता है वो एक्चुअल पोजीशन से, अगर किसी बाहर से कोई ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है, किसी दूसरे मीडियम में रखा गया है ऑब्जेक्ट को, तो उस मीडियम के इन्फ्लुएंस के कारण उसका जो इमेज है अर्थात उसका जो अपेरेंट पोजीशन है वो चेंज हो जाता है। तो वो किस प्रकार से चेंज करता है वो देखेंगे, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होगा वो प्लेन सरफेस से बिल्कुल अलग होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग। अगर स्फेरिकल सरफेस की बात करें हम लोग, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। अगर स्फेरिकल सरफेस के थ्रू अगर रिफ्रैक्शन देखते हैं तो जिस प्रकार से स्फेरिकल मिरर होता था, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, उसी तरह से स्फेरिकल सरफेस भी कनकेव हो सकता है या कन्वेक्स हो सकता है। कनकेव जब होगा तो उसका एक सरफेस जो है वो उभरा हुआ होगा, और कनकेव होगा तो उसका एक सरफेस क्या होगा, धंसा हुआ होगा। जैसे अगर प्लेन सरफेस की बात करते हैं तो प्लेन सरफेस चारों तरफ से प्लेन होता है, लेकिन अगर स्फेरिकल सरफेस की बात करते हैं तो स्फेरिकल सरफेस या तो कन्वेक्स हो सकता है या फिर कनकेव हो सकता है। तो एक देखिए यहाँ पे एक तो प्लेन है, तो प्लेन का जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है, तो इसका तो इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन ये कर्व है, ये सरफेस कर्व है, तो इसका निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा, कहीं ना कहीं फोकस भी होगा। उसी तरीके से इसका भी कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और उसका फोकस भी होगा। ठीक है। अब चूंकि इसमें एक ही सरफेस कर्व है तो इसके पास एक ही, जिस तरह मिरर में देखे थे एक सरफेस कर्व है तो एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर और एक ही फोकस होता था, उसी तरीके से इसमें भी सरफेस जो है स्फेरिकल सरफेस सिर्फ एक ही है, इस कारण से इसके पास भी सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर और एक ही फोकस होगा। अब बात है कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या दोनों का एक ही तरफ होगा, तो बिल्कुल नहीं। ये इसका कर्व साइड इधर है तो ये निश्चित रूप से इधर वाला कर्व से बना होगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा, इसका फोकस भी इसी तरफ होगा।
बात करते हैं अगर कनकेव सरफेस का, तो कनकेव सरफेस जो है वो इधर वाले स्फीयर से के होने के कारण बना है। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस किधर होगा? इस तरफ होगा, बाहर की तरफ। अब हम लोग देखेंगे कि इस कनकेव सरफेस में किस प्रकार से इमेज का फॉर्मेशन होता है, किस फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पे हम लोग इमेज का मतलब ऑब्जेक्ट का एपेरेंट पोजीशन या इमेज, है ना, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि इमेज का जो फॉर्मेशन है उसका पोजीशन, उसका नेचर हम लोग देखेंगे किस प्रकार से कर्व सरफेस में बनता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे? डिराइव करेंगे। देखते हैं हम लोग। तो पहले लिख लेते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ spherical सरफेस। कौन कौन हो सकते हैं? तो पहला हो जाएगा कनकेव सरफेस और दूसरा हो जाएगा कन्वेक्स सरफेस, है ना। तो कन्वेक्स सरफेस की अगर हम बात करें, कनकेव सरफेस का शेप हो जाएगा इस प्रकार से, ये हो जाएगा आपका कनकेव सरफेस। ये क्या होगा? ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, है ना। हम लोग यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मीडियम लेंगे, इसमें कहीं से भी हम लोग कलर नहीं करेंगे। कलर करेंगे तो वो मोटे थिक मिरर की तरह काम करेगा। तो इसलिए अभी हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं? रिफ्रैक्शन, इसलिए इसमें कलर का यूज नहीं करेंगे। और कन्वेक्स सरफेस जो होगा वो ऐसे होगा, ये कन्वेक्स सरफेस हो जाएगा। इसमें भी जिस तरीके से मिरर में हम लोग देखे थे एक प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें भी होगा। ये क्या हो जाएगा आपका? एक्सिस, प्रधान अक्ष। ये हो जाएगा आपका प्रधान अक्ष। उसमें जो पोल होता था यहां पर होगा ऑप्टिकल सेंटर, उसको हम लोग ओ से डिनोट करेंगे, है ना। तो जो बीच वाला पार्ट होगा ओ, यही हो जाएगा आपका क्या? सेंटर। कन्वेक्स सरफेस में सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में होगा और मतलब कि सरफेस के अंदर होगा, और कनकेव सरफेस में सरफेस के बाहर होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर outside from the सरफेस। किसके लिए? कनकेव सरफेस के लिए। और inside of the सरफेस। ये किसके लिए होगा? सरफेस के इनसाइड में होगा। किसके लिए? तो कन्वेक्स
कन्वेक्स सरफेस के लिए। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर सरफेस के बाहर होगा, कब? जब सरफेस कनकेव सरफेस होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर सरफेस के इनसाइड होगा, कब? जब सरफेस कन्वेक्स होगा। ठीक है। उसी तरीके से फोकस भी जो होगा, यहां पे देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसी तरह से फोकस भी क्या हो जाएगा? इनसाइड में होगा। ठीक है, फोकस भी इनसाइड में होगा। हालांकि अभी फोकस का यूज हम लोग नहीं करेंगे। यहां पर देखिए फोकस का यूज हम लोग लेंस में करेंगे, है ना। लेंस में रे को हम लोग को फोकस करना पड़ता है। इसमें जो भी हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे उसके लिए हम लोग पैराक्सियल रे लेंगे। हाँ, मैग्निफिकेशन के लिए हम लोग ले सकते हैं स्ट्रेट लाइन का जो पैरेलल रे है उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो वो जो है इसमें भी वही हो जाएगा कि रे अगर पैरेलल जाता है मेन एक्सिस के तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होकर गुजरेगा। तो इसको पहले नोट कर लीजिए। अब देखेंगे कि रे जो है वो किस प्रकार से बिहेव करता है रिफ्रैक्शन के थ्रू। जब रिफ्रैक्ट करता है स्फेरिकल सरफेस से तो कैसे बिहेव करता है। तो हमारे सामने यहां पे देख लीजिए, हम एक कन्वेक्स सरफेस ले रहे हैं। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अगर रे मेन एक्सिस के पैरेलल जाता है, देखिए सीधी बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि प्लेन सरफेस में जो रिफ्रैक्शन होता था उससे ये बिल्कुल अलग होगा, है ना। रे किधर मुड़ेगा तो रे रिफ्रैक्शन के बाद हमेशा मोटे वाले भाग की तरफ मुड़ेगा। तो अगर मान लेते हैं इसका यहाँ पे ऊपर का देखिए तो ऊपर का मोटाई इतना है और बीच में का मोटाई इतना है, तो बीच वाला जो भाग है वो ऊपर और नीचे वाले भाग की तुलना में ज्यादा है। तो रे जब मुड़ेगा तो बीच वाले भाग की तरफ ही मुड़ेगा। अच्छा, अगर मुड़ता है पैरेलल रे जाता है तो पैरेलल रे मुड़ने के बाद फोकस से होकर गुजरेगा, मतलब कि जिस पॉइंट पे ये काटेगा वही होगा फोकस, वही क्या होगा? फोकस होगा। यहां पर जो है आपका ऑप्टिकल सेंटर होगा। ये हो गया पहला कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा जो है देखते हैं, अच्छा कन्वेक्स सरफेस में भी यही होगा। कन्वेक्स सरफेस में भी अब कन्वेक्स सरफेस में देखिए कि मोटा वाला भाग किधर है? ऊपर है। अब रे पैरेलल जा रहा है तो ये ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा। ये किधर मुड़ जाएगा? ऊपर की तरफ। अब ऊपर जब मुड़ेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस को तो कहीं काट ही नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि ये डाइवर्ज कर रहा है। तो इसको हम लोग पीछे की ओर लाते हैं और पीछे की ओर लाने के बाद पता चलता है कि ये भी फोकस से ही कट रहा है। ठीक, दूसरा देखते हैं। दूसरा जो है हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से गुजारते हैं। तो रे जब ऑप्टिकल सेंटर से गुजरता है तो वो डेविएट नहीं करता है, वो सीधे स्ट्रेट लाइन में निकल जाता है। रे जब ऑप्टिकल सेंटर से गुजरता है तो उसमें किसी भी प्रकार का डेविएशन नहीं होता है, वो सीधे निकल जाता है। वही केस कन्वेक्स सरफेस के लिए भी, कनकेव सरफेस के लिए भी होता है। कनकेव सरफेस के लिए भी ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, और रे जो है वो इंसिडेंट किया तो बिना डेविएट किए हुए निकल गया। अब तीसरा जो है हम लोग फोकस से गुजारते हैं। यहां पे है फोकस, तो फोकस से अगर गुजारेंगे तो ये रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरेलल। अब फोकस तो है अंदर, तो कैसे पता चलेगा कि फोकस से गुजार रहे हैं? तो इसको जब
डॉट करके लाएंगे तो पता चलेगा कि ये फोकस से ही कटता है, ठीक है। लेकिन जैसे रिफ्रैक्ट हुआ ये पैरेलल हो गया। उसी तरह का केस कनकेव सरफेस के लिए भी होगा। कनकेव सरफेस में भी यहाँ पे एफ है और इस एफ से अगर हम लोग गुजारते हैं, ये हो गया वो, तो ये फिर क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो ये इतना जो रे है सफिशिएंट है किसी भी इमेज के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो किस प्रकार से होगा। तो फिलहाल पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं इमेज के लिए कौन जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग कैसे डिराइव करते हैं। अब हम लोग जो है सबसे पहले एक कन्वेक्स सरफेस लेते हैं। कन्वेक्स सरफेस लिए, फिर इसमें ये प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ किए। यहां पर हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, यहां पर हो गया आपका सी। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, हम लोग पैरेक्सियल रे लेते हैं। यहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट है ये, यहां पर रिफ्रैक्ट करता है और रिफ्रैक्ट करने के बाद इस पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन करता है। इस पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन करता है। हम लोग नॉर्मल जो है वो सी से ड्रॉ करते हैं, सी से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ताकि हम लोग को पता चल जाए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है। तो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगा, नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाएगा। तो यहां पर हम लोग बना लिए ये θ1, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया θ2, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा और इसको मान लेते हैं गामा। हम लोग इस पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर पर, इस पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं ए। ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पर बना। जिस तरह से मिरर में हम लोग कोई भी डिस्टेंस पोल से मेजरमेंट करते थे, उसी तरीके से, उसी प्रकार से हम लोग यहां पर जितने भी डिस्टेंस हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट करेंगे। साइन कन्वेंशन भी उसी तरीके से रहेगा, लेफ्ट हैंड के साइड में निगेटिव, राइट हैंड के साइड में पॉजिटिव, एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, एक्सिस के नीचे नेगेटिव। तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की जो दूरी है ये हमको क्या मिलेगा, u, किस में, निगेटिव में, -u। फिर ऑप्टिकल सेंटर से c की जो दूरी है, ऑप्टिकल सेंटर से c की जो दूरी है वो हो जाएगा r। ये क्या है, राइट साइड में है तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का जो डिस्टेंस है i, ये क्या हो जाएगा आपका v। अब एक चीज और जो है ध्यान देने वाली बात है, जो इंसिडेंट मीडियम होता है तो इंसिडेंट मीडियम को हम लोग मीडियम 1 मानते हैं, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया μ1। और जो रिफ्रैक्टेड मीडियम होता है उसको हम लोग सेकेंड मीडियम मानते हैं और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया μ2। ठीक है। यहां पर पैरेक्सियल रे को लिए, तो पैरेक्सियल रे जो होता है हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से स्मॉल एंगल बनाती है।
तो जब स्मॉल एंगल बनाएगी तो सारा का सारा एंगल क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो उस केस में फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लगभग थीटा के बराबर, और जो कि किसके बराबर हो जाता है, टेन थीटा के बराबर होता है ना। फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर और लगभग टेन थीटा के बराबर। अब हम आते हैं ज्योमेट्री करते हैं हम लोग। तो ज्योमेट्री करेंगे तो देखेंगे ट्रायंगल कौन सा, AMO है ना, सॉरी AMC, ट्रायंगल AMC में, और उसके बाद देखेंगे CMI में। तो इन ट्रायंगल AMC, तो ट्रायंगल AMC में ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बाहर वाला कोण ये वाला है, तो ये बाहर वाला कोण दोनों अंतर वाले कोण के सम के इक्वल होगा। तो बाहर वाला कोण कौन सा है, θ1 है, अंदर वाला कोण कौन सा है, अल्फा है और बीटा है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो इस चीज को हम लोग नोट कर लेते हैं। θ1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया इक्वेशन 1। फिर हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल CMI, इन ट्रायंगल CMI, ट्रायंगल CMI में अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर देखिए बाहर वाला ट्रायंगल कौन सा है, ये बाहर वाला कोण है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो दोनों अंदर वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तो इतना बराबर इतना प्लस इतना, तो इसका मान कितना है, बीटा है, इसका मान कितना है, θ2 है, और इसका मान कितना है, गामा है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको बीटा बराबर θ2 प्लस गामा। तो हम लोग इसको और इस तरह से लिख सकते हैं, और θ2 बराबर बीटा माइनस गामा। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो स्मॉल एंगल के लिए अभी हम लोग देखते हैं स्नेल्स लॉ से, है ना। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, साइन आई बटा साइन आर बराबर μ2 बाई μ1, है ना। तो स्मॉल एंगल के लिए क्या हो जाएगा, फॉर स्मॉल एंगल μ1 आई, तो आई कितना है जी, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, θ1 है, तो μ1 θ1 बराबर μ2 θ2। θ1 का वैल्यू हम लोगों को पता है और θ2 का वैल्यू पता है, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं, μ1 θ1 का वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा बराबर μ2, θ2 का कितना है, बीटा माइनस गामा। तो यहां पे देखिए μ1 अल्फा प्लस μ1 बीटा बराबर μ2 बीटा माइनस μ2 गामा। बीटा वाले को एक तरफ कर लेते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, μ1 अल्फा प्लस μ2 गामा बराबर μ2 माइनस μ1
ये μ2 बीटा है, ये प्लस μ1 बीटा इधर जाएगा तो माइनस μ1 बीटा हो जाएगा। दोनों में बीटा अगर हम कॉमन कर लिए तो μ2 माइनस μ1 हो जाएगा। अब क्या है कि अल्फा, बीटा और गामा का वैल्यू निकालते हैं। तो यहां पे देखिए साइन थीटा बराबर टेन थीटा है, तो साइन अल्फा बराबर टेन अल्फा, साइन बीटा बराबर टेन बीटा, साइन गामा बराबर टेन गामा बराबर गामा। तो यहां पर देख लीजिए अल्फा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा बराबर हो जाएगा P बाई बी। तो P क्या है, MO बटा AO। अल्फा बराबर MO बटा AO। बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर हो जाएगा MO बटा OC, MO बटा OC। उसी तरीके से गामा बराबर क्या हो जाएगा, P बाई बी MO बटा OI। गामा बराबर MO बटा OI। ये वैल्यू आपको मिल चुका। तो इस वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में डाल लेते हैं। तो इक्वेशन में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, μ1 अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे, MO बटा AO प्लस μ2 के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, μ2 की जगह पे μ2 ही रहेगा। गामा की जगह पे क्या लिखेंगे, MO बटा OI बराबर μ2 माइनस μ1, और बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, MO बटा OC, MO बटा OC। MO और MO कॉमन लेके कटा लिए, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा μ1 बटा AO प्लस μ2 बटा OI बराबर μ2 माइनस μ1 बटा OC। अब देखते हैं μ1 बटा AO का वैल्यू देखिए, तो AO का वैल्यू माइनस U है, माइनस U प्लस μ2 का वैल्यू के जगह पे μ2 डालेंगे। OI का वैल्यू कितना है जी, प्लस V बराबर μ2 माइनस μ1 बटा OC का वैल्यू देखिए तो कितना है जी, R है प्लस में, तो R तो हम लोग लिख सकते हैं μ2 माइनस μ1 बटा R बराबर μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U। और ये जो फॉर्मूला है ये हमारे सामने निकल के आ गया। इसी के मदद से हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला बनाएंगे और इसी के मदद से हम लोग लेंस फॉर्मूला, थिन लेंस फॉर्मूला भी बनाएंगे। ठीक है, यही रिजल्ट अगर आप कनकेव सरफेस के लिए भी बनाते हैं तो यही रिजल्ट आएगा। तो आप लोग कनकेव सरफेस का खुद से ट्राई कीजिएगा, नहीं बनने के बाद हम बताएंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका मैग्निफिकेशन हम लोग देखेंगे। अब हम लोग मैग्निफिकेशन देखते हैं। ठीक है, मैग्निफिकेशन के बारे में हम लोग समझते हैं, जानते हैं कि मैग्निफिकेशन, अगर लैटरल मैग्निफिकेशन की बात करें, है ना, या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इसी को बोलते हैं, तो वो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है ना। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू HI बाई H, ये होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे कि इसका वैल्यू स्फेरिकल सरफेस के लिए क्या होता है। स्फेरिकल सरफेस के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना, उसका इमेज कितना टाइम्स मैग्नीफाई होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक सरफेस को ड्रॉ करते हैं। यहां पर फिर से हम कन्वेक्स सरफेस लिए,
ये मेन एक्सिस ड्रॉ कर लिए। ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट से हम एक पैरेक्सियल रे ड्रॉ करते हैं। पैरेक्सियल रे के थ्रू हमको यहाँ पर इमेज मिला। ये हो गया इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। ऑप्टिकल सेंटर से जाता हुआ जो प्रकाश की किरण है वो डेविएट नहीं होता है, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज हमको यहाँ पर प्राप्त हो गया। ये हो गया आपका ए बी और ये हो गया आई जे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आई। ये फर्स्ट मीडियम हो गया μ1 और ये सेकेंड मीडियम हो गया μ। अब जो है स्नेल्स लॉ का यूज करके हम लोग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकालते हैं। ए बी जो है ऑब्जेक्ट का हाइट हो गया, ए बी बराबर एच ओ, और आई जे जो है इमेज का हाइट हो गया, इट इज इक्वल टू एच आई। ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वो क्या हो जाएगा, माइनस यू, और ये हो जाएगा भी, क्योंकि राइट साइड में है तो प्लस हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एच ओ। आई जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एच आई, क्योंकि ये वाई डैश एक्सिस की तरफ है इसलिए निगेटिव होगा। उसके बाद ओ बी इज इक्वल टू माइनस यू एंड ओ आई इज इक्वल टू वी। तो हम लोगों ने सबका वैल्यू देख लिया कि किसका किसका क्या हो सकता है। अब स्नेल्स लॉ का यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन आई बटा साइन आर बराबर μ2 बाई μ1। यहां पे पैरेक्सियल ले लिए हैं तो एंगल क्या होगा, छोटा ही होगा। तो फोर स्मॉल एंगल आई इंटू μ1 बराबर आर इंटू μ2। तो स्मॉल एंगल के लिए हम लोग जानते हैं कि साइन आई बराबर tan आई होता है और tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है। तो आई के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, p बाई बी। तो आई की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ए बी बटा ओ बी उन्हें μ1 बराबर आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, p कितना है, आई जे है, आई जे बटा ओ आई गुने μ2। ए बी का वैल्यू क्या आ गई, तो ए बी इक्वल टू एच ओ है, तो μ1 एच ओ बटा ओ बी का वैल्यू कितना आएगी, माइनस यू। तो माइनस को पहले लगा देते हैं, यू बराबर आई जे क्या है, माइनस एच आई। यहाँ पे μ2 माइनस पहले लगा देते हैं, एच आई बाई ओ आई कितना है जी, प्लस वी है। ठीक है, एच आई को छोड़ के बाकी सबको इधर लाते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो μ1 ये μ2 ऊपर गुना में नीचे आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा μ2, ये भी ऊपर आ जाएगा और u तो नीचे है ही, बराबर एच आई है और ये एच ओ इधर आ गया। तो देखिए, तो एच आई बाई एच ओ इक्वल टू एम होता है। तो हमारे सामने फॉर्मूला आ गया, एम इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ बराबर μ1 बाई μ2, μ1 बाई μ2 इंटू भी बाई यू।
ये कनकेव और कन्वेक्स दोनों सरफेस के लिए अप्लीकेबल है। तो अभी तक हम लोग स्फेरिकल सरफेस में इमेज के फॉर्मेशन के लिए हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं। फॉर्मूला हम लोगों को क्या मिला, μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r, ये मिला है ना। और जो मैग्निफिकेशन का वैल्यू हम लोगों को ये मिला, और इसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखते हैं, एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है। पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग इस फॉर्मूला के आधार पर एक क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, तो आप बनाइएगा। क्वेश्चन ये है कि आपके सामने एक स्फेरिकल बाउल है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है। ये है आपका सेंटर। इस स्फेरिकल बाउल का रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इस स्फेरिकल बाउल का रेडियस कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। और यहां पर इस सेंटर से चार सेंटीमीटर की दूरी पर एक मछली है। ये मछली कितनी दूरी पर है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटर से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई मछली है। पॉइंट बी से अगर इस मछली को देखा जाएगा, पॉइंट बी से अगर इस मछली को देखा जाएगा तो इसका इमेज जो है इस ऑब्जर्वर को कहां प्रतीत होगा, कहां पर दिखाई देगा, ये है क्वेश्चन। तो सीधी सी बात है, जो रेडियस दिया हुआ है इस स्फेयर का वो क्या हो जाएगा, इस स्फेरिकल सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो r का वैल्यू, r इज इक्वल टू ऑब्जर्वर ये है तो इसके सामने है, तो r इज इक्वल टू हो गया आपका माइनस 10 सेंटीमीटर। u कितना हो गया, u इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर निकल गया, तो यहां से यहां तक के बीच कितना बना, 10 में से 4 निकल गया तो बचा कितना, 6 सेंटीमीटर, तो माइनस 6 सेंटीमीटर। v इज इक्वल टू वाट। वाटर जो है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है, म्यू इज इक्वल टू हो जाता है, ये म्यू इज इक्वल टू हो जाता है आपका कितना, 4/3। ये आपका फर्स्ट मीडियम हो गया, यहां से लाइट सेकेंड मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाता है, 1 एयर का, म्यू वाटर का और म्यू एयर का, ये हो गया। फॉर्मूला आपके पास है μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r, ठीक है। सेकेंड मीडियम है ये, फर्स्ट मीडियम है ये। आपके पास सारे का सारा वैल्यू है, निकालना आपको क्या है, v निकालना है। तो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, वैल्यू पुट करने के बाद हम लोगों को जो आएगा वो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो μ2/v बराबर माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। इस माइनस वाले को इधर लेके जाते हैं तो हो जाएगा μ2/v बराबर, μ2 का वैल्यू कितना है, 1 है, और यहाँ पे हम लोग 1 डाल देते हैं, बराबर इसका वैल्यू कितना है, 1 माइनस ये हो जाएगा आपका 4/3
बटा आर का वैल्यू है कितना, -10 सेंटीमीटर। ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस μ1 कितना है जी, 4/3 और u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू है -6 सेंटीमीटर, तो बोले -6। तो फिर 1/v इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपको, माइनस को पहले से निकाल देते हैं तो इस माइनस को बीच में, तो 3 - 4/3 × 10 प्लस 4 बाई, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4/18। इसमें से क्या, 3 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू 1/30 - 4/18। तो 1/v इज इक्वल टू, ये 30 और 18 का एलसीएम आपको 90 हो जाएगा। तो 30 से 19 में करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स, तो 3 × 1 = 3 और माइनस ये कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स, तो 20। 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -17/90। अब इसको कटा देते हैं हम लोग, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90/17 काट दिए, 5.28 ना सेंटीमीटर आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो पता चला कैसे बना, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेंस के बारे में देखेंगे, ठीक है।